हमने लास्ट टाइम एक प्रॉपर्टी छोड़ दी थी, दैट इज परसेंटेज विड्थ। हमने क्या पढ़ी थी, एच वी एच डब्ल्यू, ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया था, और सी एम वगैरह पीनट्स पढ़ लिए थे। तो ये प्रॉपर्टी रह गई थी, हम इसको देख लेते हैं। क्या, हाँ वही तो, इतने सारे यूनिट्स आ रहा, कंफ्यूज हो जाता हूँ। ओके, सो एक डिव है, इसके अंदर हम एक और डिव क्रिएट कर देते हैं। अब हमारे पास 2 डिव्स हो गए, इनको हम लोग खोल लेते हैं लाइफ में। ओके, अब हम जो पहला वाला डिव है इसको कोई क्लास दे देते हैं, लेट्स से क्लास पेरेंट, और मैं स्टाइल फाइल में लिख रहा हूँ ताकि इजी समझ आ सके। ओके, तो हम इसको पहले हाइट देते हैं, हाइट इसको व्यू हाइट में दे देते हैं हम लोग, लेट्स से 40 व्यू हाइट। टोटल कितनी होती थी व्यू हाइट, 100, ये हमेशा याद रखना। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसको, हर बार प्रॉपर ही आ जाता है, ठीक है। और इसके अंदर जो डिव है उसको हम दे देते हैं क्लास ऑफ चाइल्ड, इसको हम देते हैं हाइट ऑफ 20 हाइट। अब ठीक है, क्लियरली नजर आ रहा है कि एक पेरेंट डिव ये है और ये चाइल्ड डिव है हमारे पास। अब अगर देखो तो ये जो चाइल्ड डिव है इसकी जो विड्थ है कितनी है, जितनी उसके पेरेंट की डिव है, क्योंकि हमें पता है जो डिव है बाय डिफॉल्ट जितनी जगह अवेलेबल होती है सारी ले लेते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि जो इसके अंदर डिव है, मतलब जो हमारे पास चाइल्ड है, वो पेरेंट का 50% हो, तो अब आपको परसेंट में पता है, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि मैं आप कैलकुलेशंस करूं VH कितना बनेगा, VW कितना बनेगा, या पिक्सल्स कितने बनेंगे। आप सिंपली उसको परसेंटेज दे दोगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ विड्थ और उसकी जगह 50% होगी, 50%। आप परसेंटेज की कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हो, फ्रॉम 0% टू ऑल द वे 100%। और सेम चीज़ आप VH के साथ भी रिपीट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने भी क्या लिखा हुआ है, VH, हम इसकी जगह लिख सकते हैं 20%। अभी क्या होगा, पेरेंट की हाइट इसकी 20% होगी, ठीक है। मतलब अगर पेरेंट की हाइट थी लेट से हमारे पास 40, तो 40 का 20% चाइल्ड की हाइट होगी। क्लियर, परसेंटेज उसकी जगह यूज़ हो सकती है बाकी यूनिट्स की जगह, अगर आप सिर्फ परसेंटेज में सोच रहे हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं हमारे पास जो थी पोजिशनिंग। CSS में पोजीशन क्या करती है, हम सबसे पहले ना एक सिंपल लेआउट देखते हैं। PM पढ़ा था। रूट क्या कर, जो REM था वो था रूट वाला, 16 पिक्सल के साथ सारी कैलकुलेशंस होगी, और GM था वो था पेरेंट के जितना साइज है उसके साइज के साथ। पेरेंट में कितना साइज था, हाँ उसका पेरेंट के साइज का 20 मल्टीप्लाई। तो अब मैं एक सिंपल सा स्ट्रक्चर क्रिएट करता हूँ, इसमें भी हम वो पेरेंट वगैरह में लिस्ट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओह माय गॉड, अब इसके अंदर हम चाइल्ड डिव क्रिएट कर लेते हैं। इसको हम क्लास दे देते हैं, लेट्स से 1, और ये है चाइल्ड। और यहाँ पे हम स्टाइल टैग यूज करेंगे अगेन। क्या चाइल्ड 1 जी 3 में लिखना मैं भूल गया, वो भी शो भी होगा ना आपको स्क्रीन पे। इनको हम ज़रा कलर्स काट लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा आसानी हो सके।
सबसे पहले अगर मैंने क्लास को करना तो कैसे करूँगा, पेरेंट को अगर मैंने टारगेट करना सिर्फ पेरेंट को, क्या सिलेक्टर लगाऊंगा? वो भी यूज़ हो सकता है, सिंपल क्लास भी यूज़ हो सकता है, तो हम सिंपल क्लास यूज़ कर लेते हैं क्योंकि वो क्लास हमने किसी और को तो नहीं दी हुई ना। कहाँ पे डिव के अंदर अगर आप सिंपल टेक्स्ट लिख दो ना तो ऐसे शो हो जाता है, लेकिन ये रिकमेंड नहीं करते क्योंकि इसको स्टाइल करना मुश्किल होता है। आपने अगर जब भी टेक्स्ट लिखना है तो P या H1 किसी टैग में लाजमी लिखना। अच्छा, तो हम हाइट इसकी रख लेते हैं, लेट्स से 40 VH। बैकग्राउंड अगेन हम लिखेंगे इसका पर्पल, टेक्स्ट इसका वाइट कर देते हैं। टेक्स्ट का पता है ना प्रॉपर्टी कलर है, और फ़ॉन्ट साइज के लिए फ़ॉन्ट साइज ही प्रॉपर्टी है, और इसको कर देते हैं हम 4M, ज़्यादा बड़ा हो गया ये, ठीक है। और पैडिंग हमने पढ़ी थी, इस पर पैडिंग भी अप्लाई कर देते हैं, लेट्स से 6 पिक्सल्स, या दैट इज इनफ। अब हमें पता चल गया पेरेंट क्या है जो पर्पल में आ रहा है। अब जो बाकी है ना 1, 2 और 3, हम उनको भी कोई ना कोई कलर कर देते हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूँ 1 और जो चाइल्ड 2 है और जो चाइल्ड 3 है उन सबका साइज सेम रहे, तो मैं सबको एक सेलेक्टर में टारगेट कर सकता हूँ। याद है हमने पढ़ा था कोमा सिलेक्शन, मल्टीपल सिलेक्शन जिसे हम बोलते हैं, मल्टीपल सिलेक्टर्स बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें, वहाँ पे हम लोगों ने ID एलिमेंट्स लिखे थे, हम यहाँ पे बस क्लास लिखेंगे। तो वो क्या होगी, पहले .1 क्लास, फिर .2 एंड कोमा .3। कहाँ पे सही है। और इन सबको मैं सेम हाइट दे देता हूँ, लेट्स से 10 VH इज फाइन, ठीक है। और फाइनली हर एक को डिफरेंट कलर देना। अब मैंने जो प्रॉपर्टी यूज करनी है हर एक के लिए डिफरेंट है, तो मैं डिफरेंट है तो हर एक को मैं सेपरेट लिख देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं 1 को कलर देता हूँ बैकग्राउंड ग्रीन, हो गया। इसी तरह हम 2 और 3 को भी कोई कलर दे देते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, मैं बस आप लोगों की आसानी के लिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए जो हमने नेक्स्ट चीज़ें करनी है ना। अच्छा, इसको हम लोग कर देते हैं ऑरेंज, और थर्ड को हम कर देंगे स्काई ब्लू। ठीक है, क्लियरली नजर आ रहा है। अब देखें, जब मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं तो CSS उनको जो स्क्रीन पे शो कर रहा है सीक्वेंस में नहीं कर रहा। पहले पेरेंट आ रहा है, फिर उसके अंदर पहले चाइल्ड 1 आ रहा है, चाइल्ड 2 आ रहा है, फिर चाइल्ड 3 आ रहा है। मैंने तो चाइल्ड 1 का हुआ। अच्छा, आप ये गलती पॉइंट आउट कर रहे थे, मुझे लगा क्लास में बोल रहे हैं। अच्छा, तो इस सीक्वेंस में आ रहे हैं। जनरली जो CSS है ना इसी सीक्वेंस को फॉलो करता है, लेकिन हम जब पोजीशन प्रॉपर्टी यूज करते हैं ना, हम CSS को कहते हैं हमें बेहतर पता है, हम जो इसको पोजीशन देंगे ना तुमने वो रखनी है। सबसे पहले हम पोजीशन के ना मल्टीपल वैल्यूज है, मतलब 4 है। हम लोग अभी पहली प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं पोजीशन रिलेटिव। अब देखें, अगर मैं चाहता हूं कि ये जो चाइल्ड 2 है ना ये जरा सा और अंदर की तरफ चले जाए, मतलब इसकी लेफ्ट से और अंदर को जाए, बाकी जो 2 हैं वो सेम ही रहे, तो इसके लिए मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा। पहले तो मैं इसकी पोजीशन चेंज करूंगा। पोजीशन कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए हम पोजीशन प्रॉपर्टी यूज करते हैं। हम लिखेंगे पोजीशन और फिर प्रॉपर्टी कौन सी देनी है। इस काम के लिए हम लोग जो प्रॉपर्टी यूज करते हैं उसका नाम है रिलेटिव। रिलेटिव क्या करती है, वो उसे कहती है कि जो सीक्वेंस है ना वो चेंज कर दो। ये जो मिडिल एलिमेंट है ना, अब कोड के मुताबिक इस सीक्वेंस में नहीं है, लेकिन अभी मेरी जगह यहीं पे रखो। मैं कोड में बताऊंगा कि मेरी जगह चेंज करके कहाँ पे रखनी है अभी, लेकिन मुझे वहीं पे रखो जहाँ पे मैं पहले था। अब देखो मैंने रिलेटिव अप्लाई किया है, इसको मैं रीलोड करूँ, उसकी पोजीशन चेंज हुई है नहीं। अभी हमने सिर्फ बताया कि इसकी पोजीशन मैं खुद बताऊंगा। अब अगर मुझे इसकी पोजीशन चेंज करनी है तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। प्रॉपर्टीज का ही नाम है, और आपने इनकी वैल्यू क्या देनी है, जो भी आप चाहते हैं, जिस साइड से भी फासला जितना हो। लेफ्ट से मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट की तरफ से ना इसको 40 पिक्सल्स फासला हो, तो मैं क्या करूँगा, इसको प्रॉपर्टी दूंगा लेफ्ट इज इक्वल्स 40 पिक्सल्स। हो गया। पैडिंग में हो सकता है, लेकिन पैडिंग के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अगर मैं पेरेंट में पैडिंग अप्लाई की हुई है मैंने, वो सबको इकट्ठे ही नहीं कर रहा क्योंकि सब चाइल्ड है। पैडिंग अंदर वाला जितना भी कंटेंट है सब पे अप्लाई होती है।
एक चीज़ और कर सकते थे, हम इसमें मार्जिन अप्लाई कर लेते, उससे भी हो सकता है। लेकिन कुछ खास सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें हम मार्जिन अप्लाई नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि उससे मतलब इसी से और मैं बताता हूँ वो कैसे सर्कमस्टेंस है। अभी के लिए आप ये समझे कि हम इसे कर रहे हैं, मतलब मैं मूव कर रहे हैं। अब देखें फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ ये जो चाइल्ड 2 है ना, ये थोड़ा सा कवर करे जो नीचे आ रहा है चाइल्ड 3। मतलब ये अगर चाइल्ड 3 है और ये चाइल्ड 2 है तो इसको हाफ कवर करे। वो आप मार्जिन से कर सकते हैं? नहीं, मार्जिन या पैडिंग क्या करेगा, उसको धक्का लगा के नीचे कर देगा। लेकिन जो रिलेटिव पोजीशन है ये ऐसा नहीं करती। रिलेटिव पोजीशन क्या शो कर रही है कि मैं इस लेआउट में हूँ ही नहीं एक तरह से। अभी मैं इधर हूँ लेकिन मेरी पोजीशन चेंज होगी और मैं एक एलिमेंट या दूसरे के ऊपर भी आ सकती हूँ। हम ट्राई करते हैं ऊपर आने का। उसके लिए क्या बताना है कि अपनी पोजीशन से फासला कितना हो ऊपर से। अब मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे चाइल्ड 2 है ना, जिसकी पहली वाली पोजीशन है, इधर टॉप से 40 पिक्सल्स दे दो मुझे। तो उसके लिए मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा टॉप और 40 पिक्सल्स। देखें अब उसने नीचे वाले को कवर कर लिया ना। मार्जिन में तो ऐसा नहीं था हो सकता। आप कुछ वेबसाइट्स पे जाएंगे और जब आप स्टाइल्स भी क्रिएट करेंगे ना, आपको अक्सर ऐसे स्टाइल्स आएंगे जिनमें ये यूज़ करनी पड़ेगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव स्टाइलिंग। आप इसको राइट साइड से भी वैल्यू दे सकते हैं, लेफ्ट से भी, टॉप से भी, बॉटम से भी, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एब्सोल्यूट। जो एब्सोल्यूट है वो इससे मिलती जुलती है, बस एक चीज़ फर्क है। आपने नोटिस किया था जब हमने रिलेटिव को अप्लाई किया था, मैं अभी सारी प्रॉपर्टी से मूव कर दूं, उसने उसकी जगह नहीं चेंज की खुद ब खुद। जगह कब चेंज हुई? जब हमने उसे बताया। जब आप एब्सोल्यूट यूज़ करते हो ना तो उसकी जगह चेंज करके ना उसको जो कॉर्नर होता है ना वेबसाइट का उधर ले जाएगा। क्यों ले जाएगा पता है? जब आप किसी भी एलिमेंट पे प्रॉपर्टी लगाते हो ना एब्सोल्यूट CSS को क्या शो करवाती है? अब ये समझो कि ये जो एलिमेंट था ना चाइल्ड 2, अगर हमने इसके ऊपर लगाई है, ये इस फाइल में सीक्वेंस में है ही नहीं है। तो CSS क्या समझेगी कि पेरेंट के अंदर सिर्फ 2 ही चाइल्ड हैं, 1 और 3। उसको लगेगा 2 है ही नहीं है। रिलेटिव क्या कर रहा था? उसे कह रहा था मैं हूँ लेकिन अभी मेरी पोजीशन जो है डिस्क्राइब की जाएगी, वो अभी मुझे वहीं पे रखो। लेकिन ये उसको सिरे से ही गायब कर देगा। देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी, एब्सोल्यूट। अब देखिए मैंने अप्लाई किया, देखिए वो दोनों एलिमेंट एक साथ नहीं आ गए, ये इसके ऊपर आ गए। अभी इसको जोड़ दें, इसका मतलब क्या है? अब वो समझ, जो नीचे वाला थर्ड एलिमेंट है वो समझ रहा है कि 2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और 1 को भी यही लग रहा है कि 2 एग्जिस्ट नहीं करता। वो एक दूसरे के बिल्कुल साथ आ गए। अब जब आपने एब्सोल्यूट को स्टाइल करना है ना, लेट्स से मैं इसको वही जो हमने वैल्यूज यूज की थी, मैं कहता हूँ टॉप से आ जाए 5 पिक्सल्स। ये क्या हुआ? आपने नोटिस किया ये तो बॉक्स ही वाइड चला गया। इसका मतलब पता है क्या है? कि उसने जो टॉप की कैलकुलेशंस की है ना, वो पेरेंट के अंदर से नहीं की, उसने स्क्रीन के टॉप से की है। अगर पेरेंट के अंदर से करता तो इसके नीचे शो होना चाहिए था, लेकिन उसने स्क्रीन के ऊपर से की है। लेट्स से अगर मैं इसको 5 की जगह 0 कर दूं, देखिए वो बिल्कुल स्क्रीन पे चला गया। ये आपको क्या शो कर रहा है कि उसने जो कैलकुलेशंस हैं वो स्क्रीन के टॉप से की है। और अगर मैं लेफ्ट इसको 0 कर दूं कि लेफ्ट से कोई फासला ना हो, अब देखिए बिल्कुल साइड पे नहीं चला गया। ये क्या शो कर रहा है कि मैंने जो अब इधर से बिल्कुल एलिमेंट रिमूव है। CSS को नहीं पता कि वो एलिमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि आपने उसे कहा कि ये एब्सोल्यूट है, इसकी पोजीशन वही है जो मैं डिस्क्राइब करूंगा, और इसकी कैलकुलेशन कहाँ से होगी? टॉप से, टॉप और लेफ्ट से। बाकी आप जिस तरह हमने बाकी को वैल्यूज दी थी, इसको हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। लेट्स से मैं लेफ्ट से चाहता हूँ 40 पिक्सल्स आ जाए, आ गई। इसी तरह मैं टॉप से भी दे सकता हूँ। ठीक है, अच्छा अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, अगर मैं ये चीज़ ना चाहता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि मतलब कैलकुलेशन जो हो वो विंडो के स्टार्ट से ना हो, वो हो इस बॉक्स के अंदर से, तो कोई तो मेथड होना चाहिए वो करने के लिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो पेरेंट है ना उस एलिमेंट का जिसको हमने एब्सोल्यूट पोजीशन दी है, हम उसको रिलेटिव कर देते हैं पोजीशनिंग। अब मैं इसको यही देता हूँ। अब मैं इसको अगर 0 दूं टॉप से, देखना क्या होगा। देखें अब ये बॉक्स के अंदर है ना, इसका क्या मतलब है? अब जो कैलकुलेशन हुई है वो इसने इस बॉक्स के अंदर की है, लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है? जिस बॉक्स के अंदर है वो खुद रिलेटिव हो। अब इसका आपने सिंपल रूल ये याद रख लेना है, जो रिलेटिव और जो एब्सोल्यूट एलिमेंट्स है ना, ये एक दूसरे को देख सकते हैं लेकिन बाकियों के लिए इनविजिबल होते हैं। अब देखिए एब्सोल्यूट वाला उसको पता है कि यहाँ पे रिलेटिव है और मैंने यहाँ से कैलकुलेशन करनी है, यहाँ पे रुक जाना है। अगर वो रिलेटिव ना होता तो उसने स्क्रीन से कैलकुलेशंस कर लेनी थी। सिंपल, क्लियर है? अच्छा नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है
स्टिकी पोजीशनिंग बहुत मजे की, आपने वेबसाइट्स पे अक्सर इफेक्ट भी देखा होगा। मैं आपको याद करवाता हूँ। आप अक्सर किसी साइट पे गए होंगे, आपने देखा होगा कि नैव बार जो लिंक्स होते हैं वो वैसे तो नीचे है, वैसे नॉर्मल स्क्रॉल हो रही है, लेकिन जैसे ही स्क्रीन के पास पहुंचता है और वहाँ पे फिक्स हो जाती है, बाकी सारी साइट स्क्रॉल होगी लेकिन वो वहीं पे रहेगा। फिर आपने एक और चीज़ नोटिस की होगी कि आप लोग कुछ वेबसाइट पे जाते हो, वो साइड पे एक बना रहते हैं, डू यू नीड हेल्प या डू यू वांट टू चैट या एआई एजेंट से, किसी भी कस्टमर सपोर्ट से। आपको पता है किससे बनाते हैं? ये दो प्रॉपर्टीज इनके लिए यूज होती है, एक है स्टिकी और एक है फिक्स्ड। हम दोनों स्टडी करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्टिकी को। बाकी सारे स्टाइल्स को इग्नोर करें, फिर कोड देखें क्या लिखा हुआ है। हमने एक कंटेनर क्रिएट किया, सिर्फ इसको क्लास कंटेनर की दी है div है। फिर उसके अंदर मैंने क्या किया है, एक h1 यूज किया है। h1 को मैंने साइज इतना दे दिया कि क्लियरली नजर आए, और इसको मैंने सेंटर कैसे किया है, टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी है CSS में, जिस तरह वो होती है ना वर्ड में, आप करते हैं लेफ्ट अलाइन करो तो लेफ्ट से स्टार्ट होता है, सेंटर करो तो सेंटर से, और राइट से तो राइट से। तो आपने किसी भी जो h1 है p टैग है उसको अगर आप देना है, यहाँ पे होगी मैंने लिखी टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी सेंटर, तो टेक्स्ट वो सेंटर हो जाएगा। अच्छा, उसके अंदर br ब्रेक टैग, ताकि वेलकम और नैव बार में थोड़ा फासला क्रिएट हो जाए। नैव बार क्या है, सिंपल एक डिव है जिसके अंदर नैव बार लिखा हुआ है, सिंपल। अभी इसका बिहेवियर देखें, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ऊपर जा रहा है। आपने जब खुद भी अपने वो ब्लॉग पेजेस बनाए थे, क्या हो रहा था, एलिमेंट जो आते थे वो स्क्रॉल हो जाते थे जब आप माउस के जरिए स्क्रॉल करते हैं या टच पैड के जरिए। अगर मैं चाहता हूँ कि जो नैव बार है ना, जब ऊपर स्क्रीन के एंड तक पहुंचे तो यहाँ पे स्टॉप हो जाए, बाकी सारा स्क्रॉल हो जाए, तो ये मैं कैसे करूँगा? मैंने सिंपली क्या करना है, जो मेरा नैव बार वाला कंपोनेंट, जो नैव बार वाला डिव है, उसको मैं आके वैल्यू दूंगा पहले। इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। इसको मैंने पोजीशन देनी है स्टिकी। स्टिकी आप ये समझ लें स्टिकर्स की तरह जो चिपक जाते हैं। अब मैंने पोजीशन स्टिकी दे दी, ट्राई करते हैं। ये तो अभी भी नहीं चिपका, हालांकि मैंने तो स्टिकी पोजीशन दे दी है। अब जब आप स्टिकी पोजीशन देते हो, आपने उसे ये भी तो बताना है ना कि कहाँ पे जाके तुमने स्टॉप मतलब स्टिक करना है, उसे कोई पोजीशन भी तो पता हो। जैसे आप स्टिकर को कोई जगह देते हो ना, यहाँ पे चिपक दो, इसी तरह आपने इसको भी तो बतानी है ना। तो हम इसको बताते हैं टॉप और वो बॉटम वाली जो हमने पोजीशंस पढ़ी थी उनके जरिए। टॉप 0, इसका मतलब क्या है कि ऊपर से 0 पिक्सल, कोई फासला नहीं होना चाहिए। जब तुम वहां पे पहुंचो तो स्टिक कर देना। अब देखते हैं क्या होता है। कर दी स्टिक। देखिए बाकी साइड, अगर आप ये साइड पे नोटिस करें तो स्क्रॉल हो रही होगी, क्लियरली इसमें नजर नहीं आएगा। देखें बाकी साइट अभी भी स्क्रॉल हो रही है, लेकिन वो वहाँ पे फिक्स हो गई है। तो इस तरह जब आप वेबसाइट्स बनाते हैं ना, तो बड़ा अच्छा सा डिज़ाइन क्रिएट होता है। आपकी नेविगेशन बार ऊपर जाके स्टिक कर रही है, अगर आपका लोगो है या ब्रांड नेम है तो ऊपर जाके स्टिक कर रहा है। और सेकंड थी फिक्स्ड। अच्छा, इसमें एक चीज़ रह गई, वो ये थी कि जिस तरह हमने पढ़ा एब्सोल्यूट के, अगर हम चाहते हैं कि कंटेनर के अंदर से कैलकुलेशंस हो, तो हम उसके लिए क्या कर रहे थे, कंटेनर को रिलेटिव बना रहे थे। इसमें क्या होगा, अगर मैंने ये कंटेनर के अंदर रखा हुआ है, इसको नैव बार को कंटेनर के अंदर है ना, अगर मैं इस कंटेनर को रिलेटिव पोजीशनिंग दे दूं तो क्या होगा, गैस करें। तो कैलकुलेशन कहां से होगी, उस कंटेनर के अंदर से। और फिर क्या होगा, जब वो कंटेनर से क्रॉल हो जाएगा ना, ये जो है स्टिक, ये स्टिक भी नहीं करेगा और खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसने कैलकुलेशंस की हैं उस कंटेनर के अंदर से। अगर स्क्रीन से कैलकुलेशन करता तो आपकी पूरी वेबसाइट से क्रॉल हो जानी थी और उसमें स्टिक रहना था, लेकिन अब कंटेनर ही खत्म हो गया तो ये भी साथ खत्म हो जाएगा। लेकिन यूजुअली हम इसे बहुत कम यूज कर रहे होते हैं। हम यूजुअली यूज करते हैं पूरी वेबसाइट के लिए। अगर नैव बार है तो पूरी वेबसाइट के लिए चाहिए ना, तो ये हम बहुत कम यूज कर रहे हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर आपको ऐसा कोई कोड दिखे, ऐसा कोई नजर आए, तो आपको पता होना चाहिए। ब्रेक में स्पेस देते हैं, उसको हम कर सकते हैं कि नहीं देनी है? क्या चीज? स्पेस देते हैं, बीआर टैग यूज करते हैं। हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। CSS में आप हर चीज कस्टमाइज कर सकते हैं, हर चीज, आई मीन हर चीज। ये स्क्रॉल बार देख रहे हैं आप, मैं चाहता हूँ इसको रिमूव भी कर सकता हूँ, मैं इसको छोटा कर सकता हूँ, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, हर वो चीज हो सकती है। अगर आप चाहें, आप बेशक वो BR टैग यूज ही ना करें,
आप बीच में डिव रखें, एम्प्टी डिव रखें, उसको हाइट दे दें, वो भी स्पेस की तरह ही शो होगा क्योंकि अंदर तो उसके कुछ है ही नहीं है। लेट्स मैं हल्के करके दिखाता हूँ, इसे भी कोडिंग इसी से हम वो भी कर लेते वो भी कर लेते हैं और यूजुअली यही लोग कर रहे होते हैं। देखिए अब ये मैंने हैं। जी डिजाइन भी इसी से सब कुछ। नहीं, यूजुअली इस तरह होता है कि जो मतलब वेबसाइट डेवलपर्स होते हैं ना, उनके पास जो भी बंदा वेबसाइट बनाने आ रहा है वो डिज़ाइन लेके आता है और आपने उस डिज़ाइन को कर सकते हैं। कर सकते हैं, आपकी मर्जी। देखिए ना, मैं हर चीज़ इससे बना रहा हूँ अभी भी, और वो जो मैंने आपको डैशबोर्ड दिखाया था वो भी मैंने सारा उसी में बनाया है। तो आप चाहें तो बिल्कुल डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि आप हर वैल्यू जब चेंज कर सकते हैं तो ऑब्वियसली डिज़ाइन कर सकते हैं। आप देखें मैंने यहाँ से वो रिमूव कर दिया BR टैग, फासला थोड़ा कम हो गया ना। अब मैं चाहता हूँ कि मैं BR टैग वाली फंक्शनैलिटी डिव के जरिए क्रिएट करूँ, तो मैं कैसे करूँगा? मैं इसको ID देता हूँ, लेट्स से स्पेस, यही सिंटेक्स था ID का। अब मुझे पता है जो div है ना वो क्रिएट करता है एक एम्प्टी बॉक्स। अब मैं चाहता हूँ उस बॉक्स की जो हाइट है ना वो थोड़ी बड़ी हो जाए, लेट्स से 20 VH। बाय डिफॉल्ट विड्थ तो वो सारी ले लेगा। अब देखें फासला ज़्यादा नहीं हो गया, वही चीज़ जो BR कर रही थी वो मैंने इससे कर दिया। लेकिन इसमें मुझे एडवांटेज क्या है, मैं इसमें बढ़ा भी सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 100 एक पूरी स्क्रीन के जितना फासला आ जाए। आ गया? अगर मुझे देखना हो ये क्या है तो मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ये सारा स्पेस है। ठीक है, कर लोगे, नेक्स्ट चेंज हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमारी सबसे आसान वाली जो प्रॉपर्टी है, दैट इज फिक्स्ड। अब फिक्स के बारे में इसको कोई परवाह नहीं है, मेरा पेरेंट कंटेनर रिलेटिव है, एब्सोल्यूट है, मैंने किसी की नहीं माननी, मैं स्क्रीन पे रहूँगा जो मर्जी हो जाए। आप बेशक साइड से स्क्रॉल कर लो, पेन चेंज कर लो, मैं वहीं पे। हम इसको देखते हैं। ये नोटिस कर रहे हैं एंड पे बॉक्स, बाकी सारी वेबसाइट बनी हुई है, मैं स्क्रॉल कर ही जा रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो वहीं का वहीं है। इसे हम क्रिएट कैसे करेंगे? बल्कि इसे हम लोग स्टार्ट से क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम कोई डिव क्रिएट कर देते हैं। लेट्स से वेबसाइट में 2 सेक्शंस हैं। आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैं हमेशा क्लासेस ही यूज़ करता हूँ, मुझे क्लासेस यूज़ करना सही लगता है और मैं कोड में भी यही करता हूँ। तो आपकी मर्जी है, आपको जो आसान लगे आप वो कर लें। ये मेरे पास 2 सेक्शंस हो गए, मैं इधर स्टाइल टैग यूज़ कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ ये वाला जो डिव है ना, इसकी हाइट कितनी हो, एक पूरे स्क्रीन के पेज जितनी। मुझे एक मजे का कलर मिला था स्लेट पे। फर्स्ट डिव आ गया, हम इसी तरह सेकंड पे अप्लाई करते हैं। इसकी भी मैं स्क्रीन की जितनी विड्थ चाहता हूँ और इसका बैकग्राउंड कलर समथिंग आगे। अब पहले मैं एक जो है ना फिक्स्ड एलिमेंट वो इनके बाहर क्रिएट करके दिखाऊंगा कि कंटेनर के बाहर अगर क्रिएट करो तो क्या होता है। उसके लिए हम एक P एलिमेंट को कन्वर्ट करते हैं इसमें। लेट्स से आई एम ये, अभी देखें बहुत छोटा सा नीचे आ रहा होगा। हम इसकी विड्थ वगैरह सेट करते हैं। हाइट लेट्स से इसकी हो जाए 40 पिक्सल्स, विड्थ इसकी हो जाए 40 पिक्सल्स ही ठीक है। और बैकग्राउंड कलर ठीक है, ये नज़र आ रहा है। अब मैं इसको दे देता हूँ पोजीशन फिक्स्ड और देखना भी क्या होगा। वो गायब ही हो गया क्योंकि हमने उसे बताया नहीं कि पोजीशन तो फिक्स कर दी, भाई आओगे कहाँ पे तुम, तो कैसे बताएंगे? टॉप बॉटम।
लेट से मैं चाहता हूँ कि भाई तुम टॉप पे आना स्क्रीन के, तो मैं क्या करूँगा, टॉप की कितनी वैल्यू लिखूँ, 0, तो मतलब टॉप से कोई फासला ही नहीं है तुम्हारा। वो देखें आ रहा है। अब मैं साइड से स्क्रॉल करता रहूँ, ये देखें वो चेंज हो रहा है, नहीं वो तो नहीं कर रहा। क्या करूँ, मतलब उसको बैकग्राउंड कलर नहीं लगा। अच्छा उन्हीं को, वो एक्चुअली हमने बॉक्स का साइज कम रखना है तो टेक्स्ट ओवरफ्लो कर गया। कई बार ऐसा होता है कि जो आपने डिव का साइज है जब आप मैनुअली सेट करते हो ना, तो आप टेक्स्ट उसके अंदर ज़्यादा है और आपने डब्बे की जो हाइट है वो कम रखी है, तो टेक्स्ट जो है ना वो बाहर चला जाएगा। इसको हम लोग ओवरफ्लो बोलते हैं, हम फ्यूचर में भी पढ़ेंगे। अच्छी बात है, आपने नोटिस किया। तो इसका मतलब है कि हमने जो क्या हाइट चेंज करी, विड्थ चेंज करूँ, हाइट ना, लेट्स से 100 पिक्सल्स आ गया। विड्थ भी चेंज कर देते हैं इसकी, बिल्कुल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूँ ये बॉटम पे आए तो हम ये टॉप वाली रिमूव कर देंगे और बॉटम से बता देंगे कितना फासला। ये ध्यान रखना है कि आपने इसमें बता रहे हैं कि कितना फासला बॉटम से, लेफ्ट से कितना फासला, राइट से कितना फासला। बॉटम से मैं चाहता हूँ 0 फासला हो, या फिर लेफ्ट से 20 पिक्सल्स हो जाए। आ गया। अब देखिए मैं स्क्रॉल करूँ उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब अगर इसी को मैं उठा के किसी एलिमेंट के अंदर पेस्ट कर दूँ, उसे कोई फर्क पड़ा है? नहीं, ये किसी की नहीं सुनता है, कहता मैं जहाँ पे हूँ मैं वहीं पे रहूँगा। ये घर के छोटे बच्चों की तरह होता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इसका था, और ये हमारी जो 4 पोजीशंस थी